अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मोहम्मद वामिक हियर फ्रॉम स्टेट सेफ मार्केटिंग। प्रॉपर्टी कचहरी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। प्रॉपर्टी कचहरी के आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ। 2-3 कंपनीज़ हैं ऐसी और कुछ ऐसे इंडिविजुअल पर्सनस भी हैं जिन्होंने हमें मैसेज करके ये बात पूछी है कि जो हमारा शो चल रहा है प्रॉपर्टी कचहरी, इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। तो आप लोगों को भी बताता चलूँ और हमारी ऑडियंस में सुनने की, ये जो प्रॉपर्टी कचहरी का शो हम लोग चला रहे हैं इसको स्पॉन्सर कर रही है स्टेट सेफ मार्केटिंग। और इन फ्यूचर अगर कोई आप में से स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो फिलहाल अभी ऐसी कोई जो है इसके ऊपर हम लोगों ने नहीं रखी हुई स्पॉन्सर करने की इसकी, लेकिन इन फ्यूचर जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे या इन फ्यूचर अगर कोई भी इस तरह की हम लोग पॉलिसी बनाते हैं कि आप लोग इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं तो वो हम फिर स्पेशल एक अनाउंसमेंट कर देंगे आप लोगों के लिए। तो आज की प्रॉपर्टी कचहरी शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है, प्रॉपर्टी एडवाइजर साकिब मिनास लिल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद है और ठेकेदार अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और शुक्र करो शर्म आ गई सो साढ़े होस्ट नो आज उस शर्ट भी चेंज कर ली। जी जी बिल्कुल ठेकेदार साहब, शर्ट नहीं सिर्फ चेंज की तुसी गौर नहीं किया आज मज्जी वाली चेन भी गोले च कोई नहीं, शर्म तो वाकई गाइस। ओ भाई बस कर लो इतनी भी कोई पैड़ी गाल कोई नहीं। उधर आती घड़ी चेक कर लो, इंपोर्टेड घड़ी पाई हुई है उस बंदे। इंपोर्ट कराइस? हाँ इंपोर्ट कराइस ना, यूके तो आई है भाई। और नहीं और रानीपुर तो आई होनी है। ओ मामा यूके तो आई है। यूके क्या मतलब उमरकोट? अच्छा यार बाकी तो सारियां गल्लां सही ने, लेकिन होस्ट शेर क्यों लाया दी की वजह है? मैं ठेकेदार साहब पढ़ी लिखी ते इनविजिबल लानत देती है तुसा। वही तू बड़ा पढ़ा लिखा बनना है जड़ा कर छोड़ी है ना, छटाकी जुबान नहीं लाई मन पूरा सिर हिला छोड़ा है। बस अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, जो होस्ट हमारे हैं वो पढ़े लिखे इंसान हैं, सुलझे हुए बिल्कुल, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। थैंक यू मिस आयशा। तो नाजरीन आज के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जो है आस्क प्रॉपर्टी विद ESM। आस्क प्रॉपर्टी विद ESM का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रॉपर्टी एडवाइजर साकिब मिनास लिल्ला साहब। उनसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, जिनके रिलेटेड आपको अवेयरनेस मिल सके और हमें भी मिल सके। सर आज का पहला सवाल ये है कि बिल्डर ट्रांसफ़र और बैरियर ट्रांसफ़र में क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल वामिक, लास्ट प्रॉपर्टी कचहरी में हमने एक वीडियो बनाई भी थी फाइल या प्लॉट की ट्रांसफ़र पर, लेकिन उसमें हमने आई थिंक बैरियर टाउन का जिक्र नहीं किया था। तो असल में आजकल लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब जाते हैं तो कोई कह रहा है जी ये फ़ाइल बिल्डर ऑफिस से ट्रांसफ़र होगी, बिल्डर ट्रांसफ़र है। कोई प्लॉट या फाइल है तो कह रहे हैं बैरिया के हेड ऑफिस से ये ट्रांसफ़र होगी। तो क्लाइंट पजल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो आज चले रहनुमाई कर देते हैं हम अपने नाजरीन की भी, ताकि इनको भी फ़ायदा हासिल हो इस चीज़ से। एक्चुअली जब एक बंदा एक फ़्लैट या प्लॉट परचेज़ करता है, इनिशली परचेज़ कर लेता है, तो उसके बाद इंस्टॉलमेंट चलती हैं। ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट्स जब तक मतलब अच्छा बाज़ लोग यहाँ पे ये भी मैं समझता हूँ कि पोजीशन भी मिल जाता है, लेकिन लोग समझ रहे होते हैं कि पोजीशन मिल गया है तो अब ये फ़ाइल बैरिया हेड ऑफिस में चली गई है, तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में पोजीशन भी मिल गया तब तक बिल्डर ही ट्रांसफ़र करेगा उसका। इंस्टॉलमेंट चल रही है या पोजीशन मिल गया है, ये चीज़ें जब तक चलती हैं तब तक बिल्डर ही करेगा। अब बैरिया हेड ऑफिस का तल्लुक कब होता है? देखिए बैरिया के अंदर आप जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके कुछ कंस्ट्रक्शन रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। उनको फॉलो करके आप बिल्डिंग पर तकमील तक जब पहुंचा देते हैं तो उसके बाद आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है, जो कि बैरिया टाउन की इंतज़ामिया आपको देती है, मैनेजमेंट देती है। तो जिस प्रोजेक्ट को वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद उस प्रोजेक्ट में जो भी फाइल या प्लॉट की ट्रांसफ़र होगी वो बैरिया हेड ऑफिस से होगी। जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक उस फाइल की ट्रांसफ़र मुतलका बिल्डर ही जो उस प्रोजेक्ट को लेके चल रहा है उसके ऑफिस से होती रहेगी। तो ये एक कॉमन सा डिफरेंस है जिसको आपने देख लेना है। सर ये अभी आपने इसमें जिक्र किया है बैरिया टाउन का कंस्ट्रक्शन के रूल्स का, तो ये कंस्ट्रक्शन रूल्स इसके कुछ अलग है बैरिया टाउन के? बिल्कुल जुनेद, बैरिया टाउन के कंस्ट्रक्शन के रूल्स बिल्कुल हट कर गया है आम मार्केट से। अब देखें अगर बैरिया टाउन में आपका प्लॉट है 125 गज का, तो
आप पे कुछ पॉलिसीज उनकी इम्प्लीमेंट होती हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन को तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी आपका प्लाट आपने घर बनाना है तो सबसे पहले आउटर एलिवेशन जो उसका होगा वो अपनी मर्ज़ी से आप डिसाइड नहीं कर सकते। उसके लिए आप बैरिया के ऑफिस जाएंगे, जो वहाँ रीजनल ऑफिस होगा, हेड ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे उनके पास तकरीबन 15-20 किस्म की एलिवेशंस हैं, फ्रंट एलिवेशन और आउटर एलिवेशन। तो उनमें से कोई एक डिज़ाइन आप चूज़ करेंगे, उसके मुताबिक आप घर बनाएंगे। अच्छा, अब अगर आपसे पहले किसी ने घर स्टार्ट कर दिया है या बना दिया है तो आपने उसको फॉलो करना है अपनी मर्ज़ी से। अब आप कोई भी एलिवेशन सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये रूल इम्प्लीमेंट कब होता है? सिर्फ एक लाइन के लिए। मतलब अभी आपके जो राइट पे है, जो उसने फ्रंट एलिवेशन दिया हुआ है, आपने भी वो ही देना है, कोई अलग से सेलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन उस गली के अंदर अगर पहला घर आपका है, आपसे पहले किसी ने नहीं बनाया, तो फर्स्ट जो एलिवेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे, बाकी सब उसको फॉलो करेंगे उसके गली वाले। लेकिन ये सिर्फ एक पट्टी के लिए है। जो आपके मुखालिफ घर बनेगा उसकी एलिवेशन अलग होगी, उसके मुताबिक होगी, लेकिन पूरी जितनी भी लाइन होगी एक ही फ्रंट एलिवेशन। जो पहला बंदा जिसने कंस्ट्रक्शन करनी है उसने जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया है उसी तरह ही पूरी की पूरी गली बाकी भी उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर कवर्ड एरिया और ओपन एरिया, इसका बड़ा डिफरेंस है। बैरिया टाउन में अगर 125 गज का आपका प्लाट है तो आपको 75% कवर्ड एरिया देना है और 25% ओपन एरिया देना है। लेकिन अगर 250 गज का आपका प्लाट है, मतलब 10 मरले का, तो फिर 65% आपने कवर्ड एरिया देना है और तकरीबन 35% आपने ओपन एरिया देना है। इसी तरह अगर 1 कनाल या इससे ज़्यादा का या 500 गज या इससे ज़्यादा का प्लॉट आपका बैरिया टाउन में है तो फिर 50% आप कवर्ड एरिया देंगे और 50% आप ओपन एरिया देंगे। अच्छा सर, तो यहीं पे मैं भी एक सवाल करता चलूँ कि ये कवर्ड एरिया ओपन एरिया में फ़र्क भी ज़रा बयान कर दें। हाँ शबाज, कवर्ड एरिया आपके घर में वो एरिया होता है जिसके ऊपर आपकी छत आती है, जो मतलब साए में आता है ऊपर छत, तो उसको कवर्ड एरिया। और ओपन एरिया जिस तरह एक आप छोटा सा लॉन छोड़ देते हैं या बाज़ घरों की साइडों पे आप देखते हैं गली रखी होती है, तो जिसके ऊपर छत नहीं आती वो ओपन एरिया और जिस पे छत आ जाती है वो कवर्ड एरिया। अच्छा सर, ये एलिवेशन की बात आपने बता दी है कि अगर कोई बंदा अगर फर्ज कर उसका पहला घर है उसी गली में, वो अपने ही डिज़ाइन पे बनाना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है सर? बिल्कुल, मतलब जो आप ये कहना चाह रहे हैं जुनैद साहब कि जो एलिवेशन के डिज़ाइंस वहाँ पर मौजूद है बैरिया के हेड ऑफिस में, अगर उनसे कोई हट के बनाना चाहे तो बिल्कुल वो बना सकता है। लेकिन इसके लिए प्रोसीजर बड़ा लेंथी है। वो एक पूरी फाइल तैयार करके आपको एक एप्लीकेशन के साथ जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं हेड ऑफिस में सबमिट करानी होती है, और उसके अप्रूवल का जो प्रोसीजर है वो कम से कम 1 साल है। 1 साल आराम से लग जाता है उसके अप्रूवल में। और अगर लेट्स सपोज 1 साल में वो अप्रूव नहीं होता, नॉट अप्रूव्ड हो के आ जाता है, तो 1 साल आपका वेस्ट हो गया। अब दोबारा आप अगर वो डिज़ाइन चेंज करते हैं तो फिर 1 साल का लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो इसके लिए फिर लोग जो है ना तरजीह इसी चीज़ को देते हैं कि जो 20-25 डिज़ाइन उनके ऑफिस में पड़े हैं उन्हीं में से कोई सिलेक्ट कर लें, और वो भी बड़े अच्छे डिज़ाइन होते हैं, बड़ी अच्छी फ्रंट एलिवेशंस हैं उसमें भी। अच्छा, बात कवर्ड एरिया की हो रही थी और ओपन एरिया की, और कवर्ड और ओपन एरिया जो आपने छोड़ना है, मतलब जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपका 125 गज या 5 मरले का प्लाट है तो 75% आपने कवर्ड एरिया देना है और 25% आपने ओपन एरिया। वो ओपन एरिया भी आप अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते, वो भी आपको बैरिया से मैप अप्रूव कराना है, और उसके मुताबिक जो बैक साइड पे घर की गली छोड़ी जाती है वो 3 फुट की, फ्रंट पे 5 फुट की, और साइड की गली की वो पैमाइश आपको बताते हैं। इसी तरह जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ती जाती है, 10 मरले का या 250 गज का प्लाट हो गया तो उसके लिए गलियों का साइज़ भी ग्रेजुअली उसी तरह बढ़ जाता है, तो उसको भी आपको फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा फिर जो आपकी एक पैरापेट वॉल होती है छत के ऊपर, उससे ज़्यादा आपने कोई कंस्ट्रक्शन छत पे नहीं करनी। आप नॉर्मली अगर देखें यहाँ कराची के अंदर देख लें या पंजाब में देख लें कि एक कमरा ऊपर अलग से बना दिया जाता है, लोग बना देते हैं स्टोर टाइप, लेकिन बैरिया के रूल्स में ऐसी कोई बात नहीं है। पैरापेट वॉल से आपने ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, जो बाहर से नज़र आए पैरापेट वॉल से ऊपर जा रही है तो वो बिल्कुल भी अलाउड हरगिज़ नहीं है।
सर फिर ये जो हम लोग छत के ऊपर ममटी बनाते हैं, ममटी जिसे हम लोग कहते हैं, जो स्टेयर्स की प्रोटेक्शन के लिए और घर में बारिश का पानी वगैरह ना आए इसलिए बनाते हैं, इसका क्या सीन है? अगर पैरापेट वॉल से ऊपर इजाज़त ही नहीं है तो वो नहीं बना सकते हम इसमें ममटी? अच्छा, बैरियर टाउन में ना अगर आप देखें वामिक साहब, उसके जितने भी मैप्स अप्रूवल हैं, स्टेयर सारी बाहर से हैं, स्टेयर केस जो भी हैं आउटर से हैं, इंटीरियर घर के अंदर से अलाउड ही नहीं है। आप स्टेयर्स अंदर से दे ही नहीं सकते। तो जब स्टेयर्स अंदर से आप नहीं दे रहे हैं तो टावर फिर बनेगा कैसे? आप कोई भी नक्शा उठा के देखें, चाहे 125 गज का है, 250 गज का है या 1 कनाल का है, स्टेयर केस उसके मैप में है ही बाहर आउटर में, तो फिर ज़रूरत नहीं रहती टावर की या ममटी की। अच्छा, इसी तरह और काफ़ी सारे रूल्स बैरियर के इम्प्लीमेंट होते हैं। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन में जाएं तो अब नॉर्मली बाहर कहीं देखें टाउन्स में कंस्ट्रक्शन अपनी मर्ज़ी की होती है, जितना आप चाहे सीमेंट लगाएं, जितने दिल रेती लगाएं, जो मर्ज़ी है अपनी मर्ज़ी से, मिसाला एक काठ का बनाएं, एक छेंगा बनाएं, लेकिन बैरियर टाउन में फ़िक्स है। जब भी बैरियर टाउन में आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, सबसे पहले तो बेसमेंट जो उसकी आपने बनानी है, खुदाइयाँ करनी है, उसका अप्रूवल आपको उनकी टीम देगी और उनकी टीम बार बार आके साइट पे चेक करती है, चेक भी करती है। और उसके अलावा एक सरप्राइज राउंड्स भी उनके होते हैं कि कोई रूल्स को तोड़ तो नहीं रहा। फिर सरिया कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल करना है, क्वांटिटी वो। अच्छा, मिसाला जो होता है उसका एक बाकायदा आपने पहले ब्लॉक तैयार करना है, ब्लॉक तैयार करके उनके लैब में जाएगा, वहाँ पे वो टेस्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे, उसके बाद फिर उस मिसाले को ही आप फॉलो करेंगे पूरे घर पे। तो इस तरह अगर ये कंस्ट्रक्शन रूल्स हम देखें तो बैरियर के वाकई बहुत सख्त रूल्स हैं। ठेकेदार साहब, बैरियर के रूल सुनकर तो सन डर ही लग गया। एक गाना सुना दो ना कदी इत्थे। वे कि तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर के लेना, करी ना दूर कदमा तू असा तेनू होर के कहना। वे कि तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर के लेना, तू अपने सारे गम दे दे, मैं बन जावा खुशी तेरी, तू अपने सारे गम दे दे, मैं बन जावा खुशी तेरी, मैं बन जावा खुशी तेरी, बनागी तेरा परछावा जदों तक जिंदगी मेरी, जदों तक जिंदगी मेरी, मोहब्बत दे सहारे ते असा दिन चार रिजे लेना। वे कि तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर के लेना। वाह वाह ठेकेदार साहब, ज़बरदस्त। मामे जितनी तू दिली नाल क्या है ना, ये सिर्फ मैं ही जानना, नाजरीन नहीं जानते साढ़े, क्योंकि नाजरीन को नहीं पता कि इस जड़ा गाना रिकॉर्ड होया ना, ये शूटिंग भी 2 घंटे पूरे लगे। काम तो मेरा बर्बाद होया ना। इतना सच नहीं बोलना था शहबाज। नाज़रीन, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा सर, आज से अगला सवाल ये है कि क्या घर बनाने के लिए नक्शा पास करवाना ज़रूरी है? जी बिल्कुल वामिक, जब भी आपने कोई घर बनाना हो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उसका नक्शा पास कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम इसमें अगर फ़ायदे की बात करें तो बहुत से फ़ायदे भी हैं। जहाँ पे जिन एरियाज़ में आप देखें कि नक्शे का अप्रूवल ज़रूरी है, नक्शा पास होता है, वहाँ पे एक बड़ी एक खूबसूरत कम्युनिटी डेवलप होती है, एक अच्छी सोसाइटी डेवलप होती है। लेकिन अगर जहाँ पे नक्शा अप्रूव नहीं होता तो वो एक अजीब व गरीब किस्म का मोहल्ला बना होता है, अजीब किस्म के वो लोग घर बना रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखा जाता है नक्शे के अंदर। जब आप नक्शा अप्रूवल के लिए देते हैं तो उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो वहाँ पे एनालिसिस करने वाले लोग बैठे होते हैं, वो उसमें जज करते हैं आपके मैप के अंदर, किस मैप के अंदर किस किस चीज़ का ख्याल रखा गया है। अब नॉर्मली घर बनाना तो लोग वेंटिलेशन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, लेकिन जो नक्शा आपका अप्रूव होता है उस पर आप वेंटिलेशन चेक किया करें। हर वाशरूम को, हर कमरे को, हर तरह से वेंटिलेशन मुहैया की गई होती है। इसके अलावा फिर सेफ्टी एग्ज़िट भी उसमें तकरीबन
मतलब 2 दरवाजे लाजमी वो जो अप्रूव करते हैं वो दिलवाते हैं कि अगर इमरजेंसी एग्जिट कहीं से करना पड़े तो उस घर से बंदा कर सके। तो ये कुछ ख़ास मतलब फ़ायदे भी हैं नक्शा अप्रूवल के, और गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी भी है कि जब भी आपने कोई घर बनाना है तो नक्शा लाजमी अप्रूव कराना है। अच्छा सर, जिस तरह अभी आपने बताया है कि जिस जगह पे जो है ना नक्शा अप्रूव होता है वो अच्छे डेवलप होते हैं, तो कुछ ऐसे इलाके भी है जिसमें नक्शा अप्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है? हाँ जुनैद, असल में ना जो हमारे गांव देहात होते हैं वहाँ पे नक्शा अप्रूव कराना ज़रूरी नहीं होता। और इसी तरह अगर शहर भी है तो शहर में जो शहर का एरिया टाउन कमेटी या म्यूनसिपल कमेटी में आ रहा होता है वहाँ तक तो नक्शा अप्रूव कराना गवर्नमेंट से ज़रूरी है। लेकिन जो एरिया टाउन कमेटी या म्यूनसिपल कमेटी से बाहर आ रहा है वहाँ नक्शा अप्रूव कराना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारे स्टाम्प फरोश या यूनियन काउंसिल वाले या टाउन कमेटी वाले दिहाड़ी लगाने के पे बैठे हैं। एक आम बंदे को इस चीज़ का इल्म नहीं होता और वो अपनी दिहाड़ी लगा लेते हैं कि नहीं जी यहाँ भी नक्शा अप्रूव होना है जी, इतने पैसे दे दें, और एक सादा लो आदमी उसको उतने पैसे दे देता है। तो इस चीज़ का नॉलेज हर बंदे को होना ज़रूरी है। तो सर ये फिर इसका नक्शे का अप्रूवल लेना कहाँ से होता है? मोहम्मद सर अप्रूवल जो है ना खादिम गोट से मिलता है। तू अपील उस टाइम पर ला के बेच रहे हैं? आपे नहीं होता था कि पता तू खादम गोट होना कल है बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर साढ़े एक्स के हैं तो वो भी होता है खादम गोट सलाम ठोकण जाते होता है। ओ भाई उन्हों मिनिस्टर नहीं कहते, उन्होंने कुछ और कहते ने ते इथे नहीं कह सकते हो। ओ असलम साहब मैं सुने इमरान खान उनके उथे डके मैंने। हाँ उत्ते डके ही। और सर जी छड्डो है ना तुसी दसो जी वामिक, जहाँ तक घर के नक्शे के अप्रूवल की बात है या पास कराने की बात है, अगर तो आप पंजाब में हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ऑफिस से होगा। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में चले जाएं, वहाँ से जाके अप्रूव करवा सकते हैं आप। जहाँ अगर तो कराची में हैं आप तो फिर SBCA के ऑफिस में चले जाएं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। बल्कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA ने तो बड़ी अब आसानियाँ कर दी हैं। ऑनलाइन भी अप्रूवल के लिए इन्होंने एक पोर्टल भी बना दिया है। अगर आप इनके ऑफिस जाएं तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया है, मुख्तलिफ काउंटर्स बना दिए गए हैं और बड़ी आसानी हो गई है अब। अच्छा तो सर इस अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे हमें? जी वामिक, अगर तो जो घर का नक्शा है रेजिडेंशियल है उसका अप्रूवल कराना है तो सिंपल आपके पास एक रजिस्ट्री की कापी होनी चाहिए और एक ताज़ा तरीन फ़र्द की कापी। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई बंदा रजिस्ट्री करवाता है, रजिस्ट्री के बाद जब वो इंतकाल वगैरह हो जाता है तो 1 महीने के बाद नया फ़र्द जारी होता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है तो खाली रजिस्ट्री की बुनियाद पर भी मैप अप्रूवल हो जाएगा। और तीसरी चीज़ मैप का होना भी ज़रूरी है। जो मैप आपने किसी कंपनी से बनवाया है उसकी भी एक कापी आपने साथ अटैच करनी है। उसके बाद अगर ये तो रेजिडेंशियल का है कि रजिस्ट्री फ़र्द और उस मैप की जो है कापी ये लग जाएंगे। अच्छा, अगर तो वो प्लाट आपका कमर्शियल है और कमर्शियल के लिए आपके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे? सबसे पहले तो वही रजिस्ट्री, उसके बाद फ़र्द, और फ़र्द के बाद सिविल डिफेंस 1 और 2 की NOC और स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट एक बनता है, उसकी एक कापी आपने उसके साथ अटैच कर लेनी है। उसके बाद कन्वर्जन की अगर आपने फ़ीस अदा की हुई है तो उसकी रसीद साथ लगा देनी है। तो ये डॉक्यूमेंट कमर्शियल के लिए हैं और रेजिडेंशियल के डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले बता दिए हैं। सर मेरा भी यहाँ पे आपसे एक सवाल है कि अगर ग्राउंड फ्लोर बना हुआ हो तो फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए ग्राउंड फ्लोर की और फर्स्ट फ्लोर दोनों की फ़ीस पे करनी होगी? जी मिस आयशा, अगर तो ग्राउंड फ्लोर आपका ऑलरेडी बना हुआ है और उसका मैप आपने अप्रूव कराया था, भले 5 साल पहले करवा लिया था, अब आपने फर्स्ट फ्लोर बनाना है तो फर्स्ट फ्लोर का खाली मैप आपने नया बनवाना है और ग्राउंड फ्लोर का जो पुराना मैप अप्रूव है उसकी सिर्फ कॉपी लगा देनी है और डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं और उसमें सिर्फ आपने फर्स्ट फ्लोर की ही फ़ीस पे करनी है। अब ग्राउंड फ्लोर की आप पे नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले आप पे कर चुकी हैं, लेकिन कापी उसकी प्रूफ के तौर पर ज़रूर बीच में लगानी है। अच्छा सर, ये मैप अप्रूवल की सरकारी फ़ीस कितनी है? जी, ये जुनैद नक्शा के अप्रूवल की जो सरकारी फ़ीस है, ये तो अगर रेजिडेंशियल आपका प्लाट है, रेजिडेंशियल वहाँ पे मतलब घर बनना है तो फिर 4 रुपये स्क्वायर फिट है। अगर कमर्शियल जगह आपकी कमर्शियल वहाँ पे कोई प्लाजा बनना है, कोई बिल्डिंग, कोई शॉप्स वगैरह, तो फिर 8 रुपये पर स्क्वायर फिट है। लेकिन अब हमारी मार्केट में होता क्या है कि हम खुद से प्रोसेस नहीं करते कि खुद वो फाइल हम तैयार करें और लेके ऑफिस में चले जाएं।
यहाँ पे एजेंट सिस्टम बड़ा पाकिस्तान के अंदर चलता है। एजेंट को हम वो जो चीज़ें होती हैं दे देते हैं, जी मैं थोड़ा एम करा देंगा, तो एजेंट जो है वो बड़ा बढ़ा चढ़ा के पैसे आपसे डिमांड करता है और आप दे भी देते हैं। हालांकि ये इतना बड़ा काम है नहीं, आप खुद करवाएं। तो जैसे मैंने बताया रेजिडेंशियल के लिए 4 रुपये और कमर्शियल के लिए 8 रुपये पर स्क्वायर फिट, तो इतनी ही फीस है, वो ही आपने पे करनी है। तो एजेंट सिस्टम से बचें। सर इस पे मेरा भी एक सवाल है कि मैप के अप्रूवल में कितने दिन लग जाते हैं? वैसे जो एक शबा सरकारी टाइम पीरियड है ना, उसमें 1 महीना लगता है सरकारी अप्रूवल के लिए। मतलब 1 महीने में अगर आपको नहीं दिया जाता अप्रूवल तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अमूमन देखने में आया कि 10 से 12 दिन या 14 दिन में अप्रूवल आपको मिल जाता है। और सर वो गल तो उसने सही की है, ये बंदा भी जो है ना एजेंट ने 2.5 लाख रुपये मैप अप्रूवल तो दे आया है। यार मेरी गल की यार, मैं दे आया शहर मेरे ना फ्रॉड हो गई, पता होने के बावजूद है जेड़ा बैठा चगूजी के मुँह वाला ये बाइक रजिस्ट्रेशन के 20,000 दे के आ गया उन्होंने। ਉਹ ਕਦੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗ ਬਈ ਕਰ ਲੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈ ਕਰ ਪਾਟੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ मेरी मोटरसाइकिल पाट गई है। तुसी पहले अपनी ना जेड़ा ना ग्रामर तो ठीक करो, थोड़ी मोटरसाइकिल ही पाटी के खरबूजा पाटेगा, एक पार्टी खरबूजा पाटदा तुसी मैंने दस थोड़ी ग्रामर ही गलत है। ओए हुन तो जिस तरीके दा माहौल चलदा पया ना, यकीन मानो जियो जा हुन माहौल चलदा पया या माहौल चल रहा है, यकीन मानो सिर्फ मोटरसाइकिल की पाट गई, मतलब वैसे सिर ही पाटिया वे। इन्हां दा सिर फाटिया, इन्हां दा मोटरसाइकिल फाटिया, इन्हां दा खरबूजा फाटिया, इन्हां दा सॉरी ठेकेदार तो करदे ही ठड़ियां ना, इन्हू दी गल ही वखरी है। यासी साहब तुसी आज साडे नाल मौजूद हो ते तुसी शुरू तो हाले तक सेगमेंट किसी दौड़ा नहीं सुनाया ते ठेकेदार ने तो कहानी पार्ट सुने पहले सुना के हाले तक दर्द हो रहा है यार, कसम है। तुसी हुन कोई जेड़ा ना कोई दौड़ा छोड़ा पेश करो। हो जल कनू नित सुनवाने अमड़ी मैडी अखियां नीरा नीरा दिलड़ी पार लवीरा कीती ओए ना कोट मिठण दिया पीरा लोग ताया दिन हीर रांझण दी ओ मैं ता पीर फरीद दी हीरा बाजू पीर फरीद फकर दे केड़ा माफ करे तकसीरा ओ पुछ पुछ हारियां अखियां दिल तू होसी कदों दीदार ओ दिल बर मिल सी केड़े वार हो सांवल मिल सी केड़ो वार हो की जाना क्यों अधूरी होई मंदड़ा ते नहीं बोलिया कोई हो जी मंदड़ा ते नहीं बोलिया कोई कीते जतन हजार हो कीते जतन हजार ओ दिल बर मिल सी केड़े वार हो सोहना मिल सी केड़े वार। अच्छा सर, आज प्रॉपर्टी विद DSM का अगला सवाल ये है कि फौतशुदा शख्स का NIC अगर एक्सपायर हो तो प्रॉपर्टी के मामलात कैसे हल होंगे? मतलब कि उसका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा या नहीं बनेगा, या उसकी प्रॉपर्टी की तकसीम होगी या नहीं होगी, इस पर थोड़ा सा सर गाइड कर दें। अच्छा, वहाँ में किस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा निगलिजेंसी करते हैं। मतलब ID कार्ड एक्सपायर हो जाता है और साल 1.5 साल हम उसको रिन्यू ही नहीं करवाते। इसी तरह अगर किसी का ID कार्ड रिन्यू नहीं हुआ, एक्सपायर हो गया था, उस बंदे की डेथ हो जाती है, तो देखिए उसमें सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनना होता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट तो बन जाता है, उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो एक मुतलका जो आपका यूनियन काउंसिल है उसके इख्तियार में है, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। लेकिन इसके बाद कई मसले मसाइल आपके लिए बन जाते हैं, जैसा कि अगर उसमें विरासती इंतकाल के लिए आप जाते हैं तो मुख्तियार का जब ID कार्ड देखता है उस पर एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायर ID कार्ड वो होता है, तो वो रिजेक्ट कर देता है
कि पहले इसका हल करके हो, उसके लिए आपको फिर अदालत से रजू करना पड़ता है, सिविल कोर्ट में जाके आपको पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, काफ़ी सारे अखराजात आपके होते हैं। उसके बाद अदालत उस चीज़ को अप्रूवल देती है, वो अप्रूवल लेके आप जाते हैं मुख्तियारकार के पास और फिर जाके आपका वो मसला हल होता है। इसी तरह अगर आपका बैंक जो मुतवफ़ी शख्स है उसका बैंक अकाउंट है, उसके अंदर अगर कुछ पैसे पड़े हैं तो बैंक अकाउंट सीज़ हो जाता है। बैंक अकाउंट जब सीज़ हो जाता है या आईडी कार्ड की कॉपी एक्सपायर है तो उसके लिए फिर आपके मसले, क्योंकि आजकल जितने भी आपका बैंकिंग सेक्टर है या FBR है ये टोटली कनेक्टेड हो चुका है नादरा के साथ। जैसे आईडी कार्ड एक्सपायर होता है तो बैंक अकाउंट सीज़ हो जाता है, तो बैंक अकाउंट सीज़ पड़ा होगा और जिसके अंदर जितने भी पैसे हैं वो सारे ज़ब्त हो चुके होंगे, तो उसको अब दोबारा सक्सेशन सर्टिफिकेट की जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें आपके लिए मसले मसाइल पैदा होंगे, फिर वही अदालत से रजू करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि हर बंदा अपना आईडी कार्ड अपडेटेड रखे। अच्छा, अब कुछ लोगों का इसमें सवाल ये भी आ जाता है कि ये देखें जी वालिद साहब जो है बीमार हैं, नादरा ऑफिस में नहीं जा सकते कि वहाँ जाके वो अपने फिंगरप्रिंट्स दें या अपनी वो पिक्चर दें और दोबारा आईडी कार्ड रिन्यू हो। अक्सर ऐसे मरीज़ होते हैं कि बेचारे चल नहीं सकते, बिल्कुल बेड पे होते हैं, कंडीशन बड़ी वर्स्ट होती है। तो आजकल नादरा ने ऑनलाइन ऐप दे दी है, आप जाके उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, उसके बाद ऑनलाइन आप अपना आईडी कार्ड रिन्यू करा सकते हैं। तो जो भी आपके वालिद साहब, दादा साहब या वो पेशेंट हैं उनकी ऑनलाइन आप अप्लाई करें और ऑनलाइन आईडी कार्ड बन के आपका TCS के थ्रू आपके घर पे आ जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, एक्सपायर ना होने दें आईडी कार्ड को, नहीं तो कल को बड़े मसले मसाइलों का सामना आपको करना पड़ेगा। जबरदस्त सर, बहुत ब्रीफली आपने समझाया। अब ठेकेदार आपसे मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दौड़ा सुना दें हमें ताकि माहौल हमारा थोड़ा गुस्साबार हो जाए। मैनू होर किसे दा डर नहीं, गैरा नाल मैं समझ ले साहिक तू अणबट्टियां कर नहीं। जे लगदे यार निराज होनी ते मैनू आख चाया मी घर नहीं। जे लगदे यार निराज होनी ते मैनू आख चाया में घर नहीं। मस्कीन दिया पे नब वैसी ओ तेरा सटना फकात अमर। मस्जिदियां कटदारा भुलिया सजना दी हो वदीरां नु सद मारा। भुली होई सजना दी हो वदीरां नु सद मारा। लुड़ियां ते वत न रुकियां हंजुआं दिया कतारा। हिक हिक तू बनिया दो त्रै तू बनिया हजारा। लुड़ियां ते वत न रुकियां हंजुआं दिया कतारा। ओ लुड़ियां ते वत न रुकियां वत न रुकियां। ठेकेदार साहब वाह क्या बात है, जादू है आपकी आवाज़ के अंदर। ज़बरदस्त ठेकेदार साहब। अच्छा सर, आज का अगला सवाल ये है कि अगर किसी शख्स की प्रॉपर्टी के कागजात कोई जाली बनवा ले तो इसका क्या प्रोसीजर है, मतलब इसका क्या हाल है फिर उसके बाद? जी बिल्कुल कुछ भी ना करें, सबसे पहले तो अपने हवास पर काबू रखें। ये मसला काफ़ी देखा गया है, काफ़ी केसेस हमारे सामने भी आए हैं कि प्रॉपर्टी किसी बंदे की अगर है और उस पर जो है जैली कागजात बना लिए जाते हैं, रजिस्ट्री जैली बना ली जाती है, इंतकाल इवन के मुख्तियारनामा ख़ास, मुख्तियारनामा आम, ये लोग जैली बना लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है जैली बनाना।
अगर इस तरह का कोई मसला हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्ज़ा कर लेता है जैली दस्तावेज़ात बना के, और आपको वो थ्रेट कर रहा होता है कि ये देखें जी मैं इसका मालिक हूँ, ये वो, तो आपने परेशान नहीं होना। लोग परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हवास बाख्ता हो जाते हैं। सबसे पहले अपने हवास को कंट्रोल रखना है। देखें इतना भी वो लाकानूनियत इस मुल्क में नहीं है। उसके बाद आपने देखना है कि किस नौइयत का ये काम हुआ है। सबसे पहले तो उस बंदे के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है। आप थाने जाके एक FIR दर्ज कराएंगे, एक रिट दर्ज कराएंगे। उसके बाद आप एक पिटीशन फाइल कर दें मुतलका कोर्ट के अंदर। और अगर आप देखें बाज़ दफ़ा ये सीन भी देखने में आए हैं कि पटवारी मुलविस होता है, जानबूझ के आपका डाटा किसी और के नाम पर लिख देता है और बाद में बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो पटवारी भी कोई इतनी बड़ी बला नहीं है जितनी आप लोग समझ लेते हैं। पटवारी जो है वो अर्फ़े आखिर नहीं है, अकले कुल नहीं है। पटवारी के ऊपर तहसीलदार बैठा है, उसको एप्लीकेशन दें। AC असिस्टेंट कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, ऊपर कमिश्नर साहब बैठे हैं, उनके नाम पे एक मतलब एप्लीकेशन लिखें और उसके अंदर अपना मुद्दा बयान करें। एक्शन नहीं होता तो एंटी करप्शन आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है। एंटी करप्शन में आप उस पटवारी के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके अलावा आपकी अदालतें हैं, कोर्ट में जाके आप वो चैलेंज कर सकते हैं। तो हमेशा जो है ना जीत जो है वो सच की होती है। अगर आप सच्चाई पर कायम हैं, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, जाली दस्तावेज़ात बनी हैं, तो उस पर वो केस आप हारेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे लोग उस तरफ जाते ही नहीं हैं, पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं और उसको अल्लाह के भरोसे छोड़ देते हैं। थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लें ना, उस केस पे वर्किंग कर लें, तो आप वो केस जीत जाते हैं। क्योंकि जो साइन वगैरह उन्होंने जाली किए हुए हैं, ये कोर्ट में बड़े आसानी से प्रूव हो जाता है कि ये जाली साइन है। तो बिल्कुल आप एंड तक जो है ना उस केस पे अमल पैरा रहें, तो इंशाल्लाह आप जीत जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, आज के अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं, जो है अवेयरनेस विद ESM। अवेयरनेस विद ESM में हम लोग आपको उन चीज़ों से अवेयर करते हैं जो आपके लिए हार्मफुल हैं, या जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, या जो चीज़ें आपको फ़ायदा दे सकती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम आपको अवेयरनेस देते हैं। चलिए इस सेगमेंट का भी बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की अवेयरनेस का टॉपिक है मुस्तकिल मिजाजी, जो कि आज की न्यू यूथ के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो सर इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा गाइड करेंगे किस तरीके से मुस्तकिल मिजाजी रखी जा सकती है। बिल्कुल सर, मिस आयशा सही बोल रही हैं। अभी जैसे आजकल की मैं यूथ की अगर बात करूं, मुस्तकिल मिजाजी, जैसे मिस आयशा ने बताया, कंसिस्टेंसी जिसे हम कहेंगे, आजकल की यूथ के अंदर बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी कहीं नहीं पाई जाती। लेट्स सपोज अगर मैं खुद अपने आप को कंसिडर करूं, या अपने फेलोज़ को ले लूं, या अपने फ्रेंड्स को ले लूं, उनका सर यही है, हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढेंगे, मतलब हर चीज़ के अंदर शॉर्टकट ढूंढे। अभी जैसे मैं आपको अपने एक फ्रेंड की एग्जांपल दूं, 1 साल हो गया उसको ना, मतलब जब से हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं, तो मुझे स्टेट सिर्फ ज्वाइन किए हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल मुझे स्टेट सिर्फ में अपनी सर्विसेज पेश करते हुए हो गए हैं। बट अगर मैं एज़ कम्पेयर अपने फ्रेंड को लेता हूँ, तो सर उसने कोई इस 2 साल के अरसे में कोई तकरीबन 12 जॉब तब्दील कर चुका है। वो एक काम करता है, 2 महीने वहाँ काम नहीं करेगा, छोड़ देगा, नहीं यार ये ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, छोड़ के साइड पे अगला काम भाई, अच्छा अगले काम में जाएगा, फिर छोड़ देगा। टिक के काम करना ही नहीं है उसको। मैं एक ही चीज़ समझाता हूँ कि अगर तू अपने अंदर ये चीज़ मुस्तकिल मिजाजी पैदा नहीं करेगा, कभी भी तू कामयाब नहीं हो सकता। और यही आजकल की यूथ की अगर मैं 90% बात करूँ ना, तो हर बंदे में तकरीबन यही है। सर इसको आप भी थोड़ा डिस्क्राइब करें अपने वर्ड्स में, कि और फिर बोलते हैं कि हम फेलियर, हम लोग इतने ज़्यादा फेलियर हम लोग बर्दाश्त करते हैं, कामयाब नहीं हो सकते, ये नहीं कर सकते। सर मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप भी थोड़ी सी रोशनी डालें। अच्छा वामिक, यहाँ पे मुझे इलामा इकबाल साहब का एक शेर याद आ गया है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। तो बात यह है, आजकल की हमारी जो यूथ है, इनके अंदर वाकई ही मुस्तकिल मिजाजी बिल्कुल नहीं है। 2 महीने एक जगह पे काम करना है, 3 महीने एक जगह पे करना है। दूसरी फिर इनमें अकड़ बहुत है। लेकिन इनके आप ख्वाब देखें, सपने देखें, तो ये जी वैगन के, फॉर्चूनर के, प्राडो के सपने देखते हैं। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए कभी भी अक्कड़ के साथ आप नहीं पहुंच सकते कि एक जगह पे आप काम कर रहे हैं, आपको अपने बॉस की, मैनेजर की, सीनियर सुपरवाइज़र की कोई बात बुरी लगी है और दूसरे दिन से आपने आना ही छोड़ दिया है। आपके अंदर से अना जाग गई, आपके अंदर से अक्कड़ जाग गई। दूसरे दिन से नहीं जी, मैनेजर होगा तो घर में होगा,
कंपनी में हमारा मैनेजर ना बने। भाई मैनेजर कंपनी में ही होता है, घर पे मैनेजर कोई नहीं होता। घर पे तो वो एक बाप है या एक हस्बैंड है। तो अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको अपनी मैं ख़त्म करनी पड़ेगी। जितने भी बड़े बिजनेसमैन आप देखें, उन्होंने अपनी मैं ख़त्म की है, खुद को मिट्टी में रोला है, तो जब जाके कामयाब हुए हैं और उनके ख्वाब पूरे हुए हैं। और मुस्तकिल मिजाजी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो एक दिन या 2 दिन में या एक हफ्ते, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल में कोई कामयाब नहीं होता। कामयाबी के लिए कम अज़ कम आपको 3 साल रिक्वायर्ड होते हैं। एक ही फील्ड पे ईमानदारी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ टिक कर आप काम करेंगे एक ही फील्ड में, तो आप कामयाब होंगे। किसी भी फील्ड में अगर 10,000 घंटे आप काम नहीं करते, 10,000 घंटे आपके टोटल टाइम पीरियड नहीं, काम करने की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकली आपने काम करा। अगर एक कंपनी में आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 8 घंटे आप काम नहीं करते, काम आप 3 घंटे ही करते हैं। बाकी लंच टाइम आ जाता है, इधर गपशप उधर गपशप, फेसबुक चला ली, वो तो फजूल गया। एक्चुअल जो काम होता है 10 घंटे। अब 10 घंटे आप 10,000 घंटे अगर एक ही फील्ड में आप काम करते हैं तो तब आप उसके एक्सपर्ट कहलाए जाते हैं। अब 10,000 घंटों को खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर डे अगर आप 9 घंटे काम कर रहे हैं तो कितना टाइम पीरियड इसमें बनता है, आप खुद ज़रा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मुस्तकिल मिजाजी बड़ी ज़रूरी है। आज की अवेयरनेस का हमारा दूसरा टॉपिक है अंडर एज ड्राइविंग। सर आपने देखा होगा कि आजकल जो है छोटे छोटे बच्चे बाइक राइड वगैरह कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, जिससे काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं। उन लोगों को भी हो रहे हैं और दूसरे जो लोग आवाम जो है सड़कों के ऊपर निकली हुई है उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहे हैं। तो सर इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से कंट्रोल करनी चाहिए। जी बिल्कुल मिस जायशा, अंडर एज ड्राइविंग आजकल का ट्रेंडिंग मसला है। जिस तरह बाकी सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलते हैं, ये भी एक ट्रेंडिंग मसला बन चुका है और इसमें सरासर गलती पेरेंट्स की है। मैं ये अगर वालिदैन जितने भी देख रहे हैं ये वीडियो आज आपके नाम, कि थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का बच्चा छोटी उम्र में ड्राइविंग कर रहा है और वालिदैन उससे बेखबर है, बल्कि वालिदैन अपनी सहूलत के लिए बच्चों को बाइक्स लेके दे रहे हैं। बच्चा भाई दही फड़ ले आई, दूध ले आना, सब्ज़ी ले आना, ये फूफो के घर चीज़ दे आओ। तो ये आजकल वाकया ही बहुत बड़ा मसला है। इसके देखें, एक तो बच्चे की अपनी ज़िंदगी ख़तरे में है क्योंकि वो अभी तक मैच्योर नहीं है। आप देखें जो भी अंडर एज बाइक चला रहा होगा कभी भी हेलमेट उसने नहीं पहना होता। मैं ख़ुद जो ऑब्ज़र्व करता हूँ रोड्स पे, जितने भी मैच्योर शख्स हैं उन्होंने हेलमेट पहना होगा, अंडर एज ने नहीं पहना होगा क्योंकि उसके बाल ख़राब होते हैं हेलमेट पहनने से। अच्छा, उसकी जान को तो ख़तरा है ही है, साथ में वो डिस्टर्ब पूरी ट्रैफिक को कर रहा होता है। अक्सर औकात ड्राइव करते हुए मुझे खुद बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एकदम गाड़ी के आगे कोई बच्चा आके ब्रेक मारेगा, कट मारेगा, अंडर एज बच्चा ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को इस चीज़ पे अपना खसूसी नज़रसानी करनी चाहिए कि बच्चों को रोकें जब तक वो मतलब उनकी एज 18 साल नहीं हो जाती, लाइसेंस नहीं बन जाता, प्रॉपर वो प्रैक्टिस नहीं कर लेते। उनको समझाना चाहिए और रोकना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। दूसरा, फिर उनको आप हेलमेट स्पेशली घर से जब वो निकलें, चाहे वो 18 साल से बड़े या 25 साल के हैं, हेलमेट लाजमी पहनाएं कि हेलमेट पहन के आप जाएं। तो आजकल बल्कि एक और मैं देख रहा हूँ कि ये लोडिंग रिक्शे, मैं 10 साल 12 साल 13 साल के बच्चे चला रहे हैं, पीछे ठीक ठाक सामान लोड किया होता है। आज सुबह भी मैंने यही देखा है कि मेरे ख्याल में लोडिंग रिक्शे पे 2 टन सरिया उसने लोड किया हुआ, रोड के फास्ट ट्रैक में चलता हुआ जा रहा है। काफ़ी हार्न वगैरह मैंने दिए, नहीं हटा। फिर लेफ़्ट से जब मैंने उसको ओवरटेक किया तो देखा कि वो बच्चा था, 12 13 14 साल का बच्चा उसको चला रहा है। तो पूरी ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो रही है, काफ़ी हादसात भी रोनमा हो रहे हैं। और गवर्नमेंट को भी इस पर वाज़िया पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए कि अंडर एज बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है तो कम अज़ कम उसका जो वालिद है उससे उसकी तफ्तीश की जाए कि कैसे अलाउड तुमने किया। अगर वालिद की गलती है, वालिद ने ख़ुद उसको बाइक दी हुई है, तो फिर वालिद को बाकायदा उसकी पनिशमेंट जो होती है हमारी, कोई पनिशमेंट उसको देनी चाहिए। इस चीज़ पे कोई फ़ाइन होना चाहिए, कोई पेनल्टी होनी चाहिए, तब जाकर ये मसला सुधर सकता है। और हमारी ट्रैफिक पुलिस को, हाँ पंजाब में ट्रैफिक पुलिस इस हवाले से काफ़ी मुतहरक है, लेकिन कराची में ये मसले मसाइल हैं तो यहाँ की पुलिस को भी मुतहरक होना पड़ेगा। जी सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। आपकी बात हमारी समझ में तो आ गई है, अल्लाह करे कि तमाम वालिदैन की समझ में भी ये बात आ जाए। माहौल बहुत सीरियस हो गया है, तो मैं यासीन भाई से फरमाइश करूँगी
कि वो कोई दौड़ा या सॉन्ग सुनाए हम लोगों को। वक्त भी वेखन कसम खुदा दी, ओ वक्त भी वेखन कसम खुदा दी, साडे सज्जन निवाज न मुकने, कई साल शिकार पे कीते हैं, जड़े मारने तीर न चुकने, नहीं राणे खान जमाने दे, दर में मस्कीन ते झुकने, फुल प्यार दे हथ विच लई वतने, ओ भी अठ अठ पार न सुकने, राई वेंदा रुक वेंदा एडा सोना माही मेरा, चन वेख के लुक वेंदा बात है यासीन साहब, बहुत खूबसूरत सुरीली आवाज़ में आपने दौड़ा सुनाया है। अभी यहीं पे मैं ठेकेदार साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप भी एक गाना सुना के माहौल को समा बांधें। ला 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 ला, दिलदार सदके लख वार सदके, दिलदार दिलदार सदके लख वार सदके, तेरा करम होया होया प्यार सदके, दिलदार सदके मुलाकात हुई, गलबात हुई, मुलाकात हुई, गलबात हुई, दिन ईद रात शब रात हुई, लखवार सदके लखवार सदके, दिलदार सुल्तान आखा मेहरबान आखा, जे तू मन लवे ते जिंद जान आखा, सरकार सदके लखवार सदके, दिलदार। वाह वाह ठेकेदार साहब, मज़ा आ गया, बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह से आपकी। ज़बरदस्त ठेकेदार साहब, और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है यासीन भाई। और नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाने से पहले एक दफ़ा फिर मैं अवेयरनेस वाली बात सर की रिपीट करना चाहूँगा। जो सर ने आपको बातें बताई हैं अंडर एज ड्राइविंग के बारे में और कंसिस्टेंसी के बारे में, उन चीज़ों पे आप लाजमी अमल करें। और कंसिस्टेंसी के बारे में एक लाइन में यहाँ पे बोलना चाहूँगा, यू कैन नॉट बी अ विनर विदाउट मैच्योरिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो इन चीज़ों के ऊपर आप ज़रूर फोकस करें। चलिए अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो है प्रॉपर्टी अपडेट्स विद DSM। और मैं मिस आयशा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आज की पहली प्रॉपर्टी अपडेट सर से डिस्कस कर लें। अच्छा सर, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जो है उसके डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी उन लोगों ने नया शेड्यूल जो है अपडेट किया है, काइंडली हम लोगों को उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। अच्छा मिस आयशा, अगर मैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की बात करता हूं तो इस पे पहले भी जब डेवलपमेंट चार्जेस इन्होंने लॉन्च किए थे तो एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ रहे थे, मुझे कॉल्स भी आ रही थी कि मशवरा दे क्या करें, क्योंकि लोग रिफ़ंड पे जा रहे थे। तो मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि रिफ़ंड पे ना जाएं, ये घुटनों के बल आ जाएंगे और कुछ ना कुछ इस पे सोचेंगे ज़रूर, डेवलपमेंट चार्जेस कम ज़रूर करेंगे। अच्छा, उस वीडियो के अंदर मैंने रावलपिंडी बैरिया टाउन जो है फेज़ 8 उसके डेवलपमेंट चार्जेस भी कंपैरिजन किया था न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से। तो अब जो है ना, काफ़ी लोगों की शिकायत, डीलर्स, इन्वेस्टर्स की शिकायत पर इन्होंने काफ़ी डिस्काउंट दिया है, लेकिन अब भी डिस्काउंट उतना नहीं दिया। आफ्टर डिस्काउंट भी अगर हम रेट मैच करें तो बैरिया टाउन रावलपिंडी के डेवलपमेंट चार्जेस फिर भी कम है, 2-2.5 लाख रुपया इनका ट्रांसफ़र चार्जेस फिर भी अब भी ज़्यादा जा रहा है आफ्टर डिस्काउंट। तो असल में ये देखिए काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स बैरिया टाउन कराची पे जो SBCA की NOC उसका मसला, उसका अफेक्ट, फिर ये बिलाल साहब का जो प्रोजेक्ट है, बिलाल बशीर साहब का न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान,
उस पे पड़ा, फिर इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस के हाई मांगे, तो अब सिटी हाउसिंग भी इन्हीं से जुड़ी हुई है, मलिक रियाज साहब की साहबजादी इसको लीड कर रही हैं, तो सारा ब्रांड ये जो है ना मुतासर हुआ है। चलें, ये इनका एक अच्छा कदम है, डेवलपमेंट चार्जेस में फिर भी इन्होंने डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि आगे जो फिर डेवलप अपना न्यू मेट्रो सिटी लाहौर लॉन्च होने जा रहा है, उसमें अब कम से कम इनकी वो रेपो ख़राब नहीं होगी और वो अच्छा चलेगा। अब मज़ीद इसमें जो कैलकुलेशंस हैं वो आपको जुनैद साहब बताते हैं कि पहले डेवलपमेंट चार्जेस क्या थे और अब डेवलपमेंट चार्जेस डिस्काउंट मतलब किस तरह इन्होंने डायरेक्ट नहीं दे रहे, किस तरह इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट है या इनिशियल पेमेंट पे डिस्काउंट है, उसकी मज़ीद ब्रीफिंग आपको जुनैद साहब देते हैं। जी सर, बिल्कुल। मैं यहाँ पे तो नाजरीन मैं सारी कैटेगरीज को डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ जो है ना 5 मरले का थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। 5 मरले का जो उनका पहले वाला प्लान था उसमें इनिशियल पेमेंट जो थी उनकी 2,95,000 थी, टोटल जो थी वो थी 14,75,000 रुपये। तो इनिशियल पेमेंट जो उसकी थी 15 जनवरी से पहले जो उन्होंने टाइम दिया हुआ था वो था 2,95,000। उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट थी जो कि 2 साल की थी, 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स बन रही थी और वो थी 30,500 रुपये। और 8 क्वार्टरली पेमेंट्स थी जो कि 3 महीने बाद आपको पता ही है 56,000 रुपये थी। लेकिन अगर अभी इनके जो दूसरी अभी अपडेट आ गई है कि 30% के हिसाब से उस पर इनिशियल पेमेंट पे है, 25% उनके इंस्टॉलमेंट्स पे है और 28% उनके लमसम पे है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं कि जो उनकी इनिशियल पेमेंट थी 5 मरले की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ 2,95,000 रुपये थी, जो उसमें से अगर आप 30% निकाल लेते हैं और इसका टाइम भी 25 जनवरी से पहले हैं। 25 जनवरी से पहले अगर आप 2,95,000 जो उनकी इनिशियल पेमेंट थी अगर आप वो अदा करते हैं जिस पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है तो वो डिस्काउंट बन जाता है 88,500 रुपये। उसके बाद भी आपने 25 जनवरी से पहले जो अदा करने हैं वो है 2,06,500 रुपये। उसके बाद मैं आ जाता हूँ इंस्टॉलमेंट की तरफ। इंस्टॉलमेंट उनकी थी 30,500 रुपये। 30,500 रुपये भी जिस तरह उन्होंने बताया हुआ है कि 25% डिस्काउंट है और वो 25% डिस्काउंट उस पे लागू होगा अगर आप 10 तारीख से पहले वो मंथली इंस्टॉलमेंट अदा करते रहेंगे। तो वो जो बन जाती है 25% 30,500 पे वो है 7,625 रुपये। ठीक है, 7,625 आप 30,500 में से काट लीजिएगा। उसके बाद जो लमसम पेमेंट है यानी कि अगर आप 25 जनवरी से पहले 14,75,000 रुपये आप अदा करते हैं तो उस पे लमसम पे टोटल पे जो है ना वो 28% डिस्काउंट है जो कि 4,13,000 रुपये बनती है। अगर 4,13,000 हम 14,75,000 में से निकाल लें तो फिर भी आपको 10,62,000 रुपये ये टोटल पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक बड़ी खुशी की खबर है कि शंग्रीला सिटी के ए और बी ब्लॉक के अंदर जो है पोजीशन दे दी गई है, तो सर काइंडली इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी बिल्कुल मिस आयशा, जहाँ तक शंग्रीला की हम बात करें तो शंग्रीला एक अच्छा ब्रांड है। इससे पहले बड़े अच्छे प्रोजेक्ट शंग्रीला ने डिलीवर किए हैं, लेकिन अभी शंग्रीला सिटी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो इसकी जो लोकेशन है ये एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, ये कोई प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। और अगर इसमें अगर ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की इन्होंने पोजीशन दे भी दिया है तो उसका देखिए एक चार्मिंग एक क्लाइंट्स के लिए है पोजीशन, लेकिन उस लोकेशन पे जाके इस वक्त कोई घर बनाने के काबिल नहीं है, कौन घर बनाएगा। और दूसरा मैं नाजरीन को भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि चाहे शंग्रीला सिटी है चाहे कोई और प्रोजेक्ट है, खाली पोजीशन मैटर करता ही नहीं है। अगर कोई पोजीशन दे भी रहा है, अब पोजीशन तो 7 वंडर सिटी फेज़ 1 ने भी दिया था, लेकिन जहाँ पे आप करें सुराब गोट से उसका एक डिस्टेंस मेजर करें तो तकरीबन 55 किलोमीटर बनता है। अब वहाँ पे जाके कोई रहने के काबिल नहीं है, कोई घर नहीं बना पाएगा, तो पोजीशन तो मैं कहता हूँ इस वक्त बिल्कुल यूज़लेस है। और शंग्रीला सिटी की भी बात करूँ तो उसकी भी लोकेशन कुछ इसी तरह ही है, पोजीशन यूज़लेस है। हाँ, मेन चीज़ है लीज़। अब जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं क्लाइंट्स की तरफ से, कस्टमर्स की तरफ से या मैनेजमेंट शंग्रीला की तरफ से, ये खुशियाँ आप तब मनाएं जब आप लोगों को लीज़ प्रोवाइड करें। जब लीज़ प्रोवाइड कर देंगे तो खुशी बनती है। लीज़ के बाद लोग अपना मतलब मेंटली सेटिस्फाइंग होंगे। जब सेटिस्फाइंग होंगे तो ऑटोमेटिकली वो घर बनाना शुरू कर देंगे। इस वक्त पोजीशन पे मेरे ख्याल में इतना अफेक्ट शंग्रीला सिटी पे पड़ने वाला नहीं है। हाँ, इनको फोकस लीज़ पे करना चाहिए कि इसको जल्द अज जल्द लीज़ करवाएं, प्रोजेक्ट की लीज़ ओपन करवाएं, लोगों को लीज़ प्रोवाइड करें ताकि इनकी जो
पिछली रेपुटेशन है वो बहाल रहे और आइंदा लोग इन पे ट्रस्ट करें और ट्रस्ट मज़ीद इनका बढ़ जाए। तो नाजरीन ये थी आज की प्रॉपर्टी अपडेट्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है पोइट्री विद DSM। पोइट्री विद DSM का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज का पहला शेर मैं ही सुना देता हूँ। तो पहला शेर आज का जॉन एलिया साहब का है। फरमाते हैं कि एक बार फिर से दिल तोड़ मेरा, एक बार फिर से दिल तोड़ मेरा, अभी कुछ एतबार बाकी है तुझ पर। तो अगले शेर की जो रिक्वेस्ट मैं करूँगा वो सर से करना चाहूँगा। सर आज का अगला शेर आप हमें सुनाएं। जी वामिक, आज का मेरा शेर है अल्लामा इकबाल साहब का। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है। बहुत खूब सर। ये सर एक छोटा सा शेर मेरी तरफ से भी है कि खुद से जीतने की ज़िद है मुझे, खुद से जीतने की ज़िद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। वाह 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 जुनैद साहब, क्या खूबसूरत शेर सुनाया है। और मेरा भी सुन दो। इकबाल साहब का शेर है, बहुत पुराना शेर आपने शायद सुना हो लेकिन मुझे बहुत पसंद है इसलिए पढ़ना चाहूँगा। ज़रूर। शेर ये है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हाय हाय, बहुत खूब। माशाल्लाह शहबाज, बड़ा प्यारा शेर है। जिक्र अगर साकी दा ही छड़ गया है तो सर साडा भी एक छोटा जहा शेर है, सुन लो कि साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया, पीता बगैर अज़्म ये कब थी मेरी मजाल, दर पर्दा चश्म यार की शाह पा के पी गया। वाह ठेकेदार साहब, वाह क्या शेर आपने पढ़ा है। तो आपका शेर सुन के मुझे एक शेर याद आ गया, आप बोल तो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। इरशाद। तो शेर ये है कि गुलाब आंखें शराब आंखें, यही तो हैं लाजवाब आंखें, हज़ारों इन पे कत्ल, हज़ारों इन पे कत्ल हुए, खुदा की बंदी संभाल आंखें। सुनो एक शेर। दिल मेरा कहता है कोई तुझसा ना हो, मैं तुझे आखिरी तहरीर बना के रखूं। ज़बरदस्त यार, तमाम लोगों के शेर बहुत अच्छे थे। अब यहाँ पर मैं मिस जायशा से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी हमें एक शेर सुनाए। आज का मेरा शेर जो है वो शायर मशरिक हज़रत अल्लामा इकबाल साहब का है। अपने किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल, अपने किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। ज़बरदस्त मिस जायशा। शफी साहब हमारे साथ नाजरीन मौजूद हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे वो भी सिंधी में हमें एक शेर सुनाएं। दुनिया बड़ी बांवरी, दुनिया बड़ी बांवरी पत्थर पूजने जा, दुनिया बड़ी बांवरी पत्थर पूजने जा, घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। ज़बरदस्त शफी साहब, ज़बरदस्त। नाजरीन चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जो है फ़नी पोइट्री विद DSM। फ़नी पोइट्री विद DSM का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ तमाम हमारी ऑडियंस मौजूद हैं, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक एक फ़नी शेर हमें सुनाएं। छोटी सी ज़िंदगी लंबा सा रास्ता, छोटी सी ज़िंदगी लंबा सा रास्ता, वो मुझसे शादी कर ले तेन खुदा दा वास्ता। वाह वाह, में शादी यही नहीं होनी भाई, अबे तो मिनते तरले कर, ठीक है, कुड़ी न मिनते तरले नहीं कर। शेर मैं भी सुना देता हूँ एक कि मोहब्बत दूर की अच्छी, रोटी तंदूर की अच्छी, दाल मसूर की अच्छी, और बंदी अब्दुल गफूर की अच्छी, खुदा दनाले गफूर न चित्तर मारेगा। तो आप ही तो बुलवाया है, अगले मैं बुलवाया है तो चढ़ दे फिर चेंज कर ले। मैं तो कहना एक और हो जाता है। हाँ तो है बात, तो तू शुरू करना। अच्छा मैं शुरू करदा। जिंदगी अपनी मस्ती में जिया करो, इश्क बुरी चीजें मत किया करो, आहा, और अपना सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ मोड़ लो। ठेकेदार अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे भरोसे छोड़ दो। वाह जुनैद वाह, क्या 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 कहने तुम लोगोगे। और शहबाज तूने तो हद ही कर दी है पूरी। तुम लोगों ने तो सुना लिया, चलो मैं भी एक सुना ही देता हूँ। हमारे होस्ट को शादी का ज़रा शौक चढ़ा हुआ है, शौक उतार देते हैं।
ये शादी नहीं आसान, समझ बस इतना समझ लीजिए, ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, हरी मिर्च की कुल्फी है, चूस के खानी है। ज़िंदगी बहुत बेहतरीन गुजारी हमने, ज़िंदगी बहुत गुजारी, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजारी हमने, ज़िंदगी ऐसी गुजरी कि जिन्ना तेरी मर्जी न चाह बे लिया। बहुत नाज है ना तुझे अपने हुस्न पर, बहुत नाज है ना तुझे अपने हुस्न पर, फुर्सत मिले तो कभी अपना शनाख्ती कार्ड देख लेना। अभी इश्क इम्तिहान और भी है, मोहल्ले में खिड़कियाँ और भी हैं। तो नाजरीन ये तो सबके फ़नी शेर। यहाँ पे हमारे साथ साकिब मिनाज लैला साहब मौजूद हैं, उनसे एक नसीहत की रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें जैसे रोज़ एक नसीहत करते हैं तो आज हमारे ऑडियंस के लिए भी एक खूबसूरत नसीहत कर दें सर प्लीज़। जी आज की नसीहत है, यू कैन मेक मनी और यू कैन मेक एक्सक्यूजेस, विच डू यू प्रेफर। तो मतलब काफ़ी सारा इस माशरे में देखा गया है कि लोगों के पास काम ना करने के लॉजिक्स बहुत हैं। यार अभी ठंड आ गई है, ठंड थोड़ी कम हो जाए तो मैं ये काम स्टार्ट करूँगा, अभी गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मी थोड़ी कम हो जाए तो मैं ये काम स्टार्ट करूँगा, अभी यार मेरा एक हफ़्ते का पंजाब का टूर है, या पंजाब वाले कहेंगे सिंध का टूर है, या आउट ऑफ कंट्री का टूर है, 7 दिन 10 दिन बाद जाना है, वापस आके करूँगा। तो ये सिर्फ लॉजिक्स हैं, आप लॉजिक्स को प्रेफर नहीं करें, एक्सक्यूज़ को प्रेफर नहीं करें। जो काम आपने करना है, जो आइडिया, जो प्लान आपके दिमाग में एक दफ़ा आ चुका है, अगले 30 सेकंड में उसको इम्प्लीमेंट कर दें, उस पर वर्किंग शुरू कर दें। जब आप 3 मिनट में वर्किंग शुरू करेंगे तो आप और मुस्तकिल मिजाजी से उस पर काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ज़बरदस्त सर, क्या ही खूबसूरत नसीहत थी नाजरीन। सर की इतनी खूबसूरत नसीहत थी, आप भी इस पर अमल करें और हम भी इस पर अमल करेंगे। नाजरीन आज की प्रॉपर्टी कचहरी का इख्तिताम भी यहीं भी करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी कचहरी की वीडियो में। और मज़ीद प्रॉपर्टी कचहरी के शोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और टिकटॉक अकाउंट पर भी हमें फॉलो करें। मिलते हैं आपसे नई प्रॉपर्टी कचहरी के एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।